बिटिया, इतनी नाराज क्यों होती हो? तुम तो जानती हो मैं कितनी मुश्किल से तुम्हारी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 पैसे कमा पाती हूँ। फिर भी तुम सब कुछ जानते हुए भी इतनी जिद क्यों कर रही हो? माँ, मुझे नहीं पता। मेरी सभी सहेलियाँ आगे पढ़ाई करने शहर जा रही हैं। मुझे भी शहर जाना है। मैं यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं करना चाहती। उन सब के पास पैसा है, वो अमीर हैं, हम जैसे गरीब नहीं। तुम तो मेरी समझदार बेटी हो ना। मेरी प्यारी बिटिया, तुम आगे की पढ़ाई यही गांव में रहकर ही पूरी कर लो। गांव के कॉलेज भी अच्छे होते हैं। मेरी मजबूरी समझो बेटी, मैं शहर के कॉलेज की फीस जमा नहीं करवा पाऊंगी। इतनी मुश्किल से सिलाई करके मैं थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाती हूँ। मेरी बात को समझो और शहर जाने की जिद छोड़ दो। माँ, मैंने आपसे कह दिया है, मुझे शहर जाकर ही पढ़ना है तो पढ़ना है। मैं अपने आगे की पढ़ाई वहीं पूरी करूँगी। मुझे नहीं पता, चाहे आप रात दिन सिलाई करो या कुछ भी करो, लेकिन मुझे शहर जाकर ही पढ़ना है। वैसे भी आपने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? ऐसा कहकर काजल गुस्से में घर से बाहर निकल गई। काफी देर गुजर जाने के बाद काजल घर नहीं लौटी। जमुना आंगन में बैठी काजल के घर लौटने का इंतजार करने लगी। तभी वहाँ जमुना की छोटी बेटी राधा आई और बोली, माँ, क्या हुआ? आप इस तरह उदास क्यों बैठी हो? मैं काजल की वजह से बहुत परेशान हूँ। इतना समय हो गया है, वो अभी तक घर नहीं आई। कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई? क्या करूँ मैं? कैसी बदनसीब माँ हूँ कि मैं अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा भी नहीं कर पा रही। मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ हो तुम? जल्दी से घर वापस आ जाओ। रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी काजल घर नहीं लौटी। फिर जमुना परेशान होते हुए काजल को ढूंढने घर से बाहर निकली। तभी उसे सड़क किनारे काजल बैठी हुई दिखाई दी। ये देख जमुना बोली, काजल बिटिया, बहुत जिद्दी हो तुम, बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। अच्छा, अब घर चलो। तुम्हें शहर जाकर पढ़ना है ना, तो कल शहर चली जाना। मैं दिन रात सिलाई कर कॉलेज की फीस भर दूंगी। आप सच बोल रही हो? ये हुई ना बात। अब मैं भी अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं। हमेशा मुझे चिढ़ाती थी। हाँ, अब मैं भी उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। जमुना ने पहले से ही कुछ पैसे जोड़कर रखे थे। उन्हीं पैसों से उसने अपनी बेटी काजल का शहर के कॉलेज में दाखिला करवाया। काजल खुशी खुशी शहर पढ़ने चली गई। वहीं दूसरी ओर बेचारी जमुना दिन रात भूखे प्यासे रहकर सिलाई कर रही थी, ताकि वो काजल के कॉलेज की फीस समय पर भर सके। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन काजल का शहर से फोन आता है। हेलो माँ, मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर गाउन चाहिए। गाउन ऐसा होना चाहिए जो पूरे कॉलेज में किसी के पास भी ना हो। आपको पता है, इस कॉलेज में बहुत अमीर अमीर लड़कियाँ मेरे साथ पढ़ती हैं। उन्हें नहीं पता कि मैं गरीब हूँ। मैंने तो उन्हें बता रखा है कि मेरी माँ का बहुत बड़ा बिजनेस है, और मैंने उनसे ये भी कहा है कि मैंने माँ से कहकर अपने लिए विदेश से गाउन मंगवाया है। आप समझ गई होगी मुझे कैसा गाउन चाहिए। काजल, तुम्हें पता भी है हम यहाँ कैसे अपना जीवन काट रहे हैं। तुम जब भी फोन करती हो, ना माँ का हाल चाल पूछती हो, ना छोटी बहन का, बस अपनी फरमाइशें पूरी करवाती हो। तुम्हें अपनी छोटी बहन राधा का जरा भी ख्याल नहीं है। उसका स्कूल छूट गया है और घर में राशन भी नहीं है। रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, और तुम कह रही हो तुम्हें गाउन चाहिए। बड़ी मुश्किल से कॉलेज की फीस दे रही हूँ मैं। इसका अंदाजा है तुम्हें? आप हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोती रहती हो। आपकी वजह से मेरी यहाँ इंसल्ट होगी, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आपको पता भी है कॉलेज में मेरा एक स्टेटस है। अमीर लड़कियों के साथ मेरा उठना बैठना है, समझी? मैंने आपसे एक गाउन मांगा और आप मुझे देने से मना कर रही हैं। कैसी माँ हैं आप? हाँ बेटिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। तेरी गरीब माँ ने तेरे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। देखो माँ, मुझे नहीं पता घर के हालात चाहे जैसे भी हो, मुझे 1 हफ्ते बाद गाउन चाहिए तो चाहिए, और गाउन ऐसा होना चाहिए जो पूरे कॉलेज में किसी के पास ना हो। और अगर आपने मुझे गाउन लाकर नहीं दिया तो आप मेरी शक्ल जिंदगी भर नहीं देख पाएंगी। और आपको पता है, जो मैं कहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। इतना कहकर काजल ने फोन रख दिया। वहीं जमुना को अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? काजल की फरमाइशें कैसे पूरी करूं? गाउन का कपड़ा तो बहुत महंगा आता है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं कपड़ा खरीद कर उसके लिए एक गाउन सिल सकूं। ये कहते हुए जमुना सोच में पड़ गई। तभी एक औरत ने उसका दरवाजा खटखटाया। कोई है यहाँ? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है?
आवाज सुन जमुना तुरंत दरवाजे पर गई तो देखा उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत के सारे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। अरे, आपके तो सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, आओ अंदर आओ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैं कीचड़ में गिर गई और मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। क्या तुम मुझे पहनने के लिए अपनी कोई साड़ी दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आई। ये कहकर जमुना ने अपनी पुरानी अटैची खोली। उसके पास जितनी भी साड़ी थी सब फटी हुई थी। इतने सालों से मैंने एक भी साड़ी नहीं खरीदी, जो भी है हर जगह से फटी हुई है। अब मैं बेचारी को कौन सी साड़ी पहनने दूं? तभी जमुना की नजर लाल रंग की साड़ी पर गई जो उसने अपनी शादी पर पहनी थी। बस यही साड़ी बची है जो बिल्कुल नई है। मैंने इसे बस एक बार ही पहना था। एक काम करती हूँ, यही साड़ी उन्हें पहनने के लिए दे देती हूँ। ऐसा कहकर जमुना अपनी शादी की साड़ी लेकर कमरे से बाहर आई और उस औरत को देते हुए बोली, ये लो बहन, तुम ये साड़ी पहन लो, तुम पर अच्छी लगेगी, तुम बहुत गोरी हो ना। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। हाँ बहन, ये मेरी शादी की साड़ी है, लेकिन अब मेरे किसी काम की नहीं, इसे तुम रख लो। तभी वो औरत एक सुंदर परी में बदल गई। जमुना, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदासी देखी, इसलिए तुम्हारी मदद करने चली आई। तुम्हें तो पता है हम परियों का काम होता है परीक्षा लेना, और जो इंसान नेक और अच्छा होता है हम उनकी परेशानियाँ दूर करते हैं। अब बताओ तुम किस वजह से इतनी दुखी हो? जमुना रोते हुए परी को सारी बात बताती है। जमुना की बात सुन परी बोली, अच्छा तुम अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारी समस्या अभी हल किए देती हूँ। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाते हुए एक चमचमाता सा गाउन प्रकट किया और जमुना से बोली, ये लो, ये गाउन ले जाकर तुम अपनी बेटी को दे दो और अब तुम जल्दी से मुस्कुरा दो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझे ये गाउन देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो गई। फिर अगले दिन जमुना गाउन लेकर अपनी छोटी बेटी राधा के साथ शहर जाने के लिए निकल गई और हॉस्टल जा पहुंची, जहां काजल रहती थी। अपनी माँ और छोटी बहन को देख काजल गुस्से से बोली, तुम दोनों बिना बताए मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आई? अगर तुम्हें किसी ने मेरे साथ यहाँ देख लिया तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। लेकिन बिटिया, मैं तो तुम्हें ये गाउन देने आई थी। अगर गाउन बनकर तैयार हो गया था तो मुझे फोन कर देती, मैं खुद ही लेने आ जाती। तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? काजल अपनी माँ पर गुस्सा हो रही थी कि तभी उसकी हॉस्टल की कुछ सहेलियों ने उन्हें देख लिया और वो काजल से बोली, अरे यार काजल, ये गरीब लोग कौन हैं? इनके कपड़े तो देखो कितने फटे हुए हैं। तुम इन गरीब फटीचर लोगों से बात क्यों कर रही हो? कौन है ये लोग? ओह यार, ये तो मेरे घर की नौकरानियां हैं। मेरी मम्मी ने मेरे लिए गाउन भेजा है, ये बस वही देने आई हैं। अब ये गाउन मुझे दो और जाओ यहाँ से। वाह काजल, तुम्हारा गाउन तो बहुत ही सुंदर है, लगता है बहुत महंगा होगा। सच में तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी है। ऐसा गाउन मैंने पहले कभी नहीं देखा, कैसे सोने की तरह चमक रहा है। हाँ, मेरी मम्मी ने बताया है पूरे 5 लाख का गाउन है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी मम्मी मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती है। जिस चीज पर मैं हाथ रख दूं वो मेरी हो जाती है। अरे तुम दोनों अभी तक यहाँ से गई नहीं, जाओ यहाँ से। अपनी बड़ी बेटी काजल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जमुना को बहुत दुख हुआ और वो अपनी छोटी बेटी राधा को लेकर वहाँ से वापस आ गई। तभी राधा रोते हुए बोली, माँ देखो ना, दीदी ने अपनी सहेलियों के सामने हमें गरीब फटीचर नौकरानी और पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन आप चुपचाप सुनती रही, आपने कुछ नहीं कहा। आपने दीदी के लिए इतना सब कुछ किया, आपको अपनी माँ कहते हुए भी दीदी को शर्म आ रही है। ऐसी बेटी, ऐसी बहन भगवान किसी को ना दे। राधा मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी बड़ी बहन नादान है, जिद्दी है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं, लेकिन जब उसे ठोकर लगेगी तो उसे अपने आप समझ आ जाएगा। वहीं दूसरी और फंक्शन वाले दिन जब काजल वो गाउन पहनकर कॉलेज पहुंची, तभी कॉलेज की सभी लड़कियां उसे देख जोर जोर से हंसने लगी। काजल को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो सभी उस पर क्यों हंस रहे हैं। तभी काजल बोली, क्या हुआ गाइस, मैं अच्छी नहीं लग रही? 5 लाख का गाउन पहनकर भी अच्छी नहीं लग रही, तुम सब क्यों हंस रहे हो? तभी काजल की सहेली बोली, लगता है तूने अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी, तभी ऐसा बोल रही है।
अरे यार, तू काली बंदरिया लग रही है। ऐसा मेकअप करने की क्या जरूरत थी? और तेरे सर के बाल कहाँ गए? ये सुनते ही काजल ने अपना चेहरा जैसे ही आईने में देखा, वो चिल्ला उठी और रोने लगी। अरे यार, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं इतनी काली कैसे हो गई? और मेरे सुंदर बाल कहाँ गए? किसने मेरे साथ ऐसा किया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी काजल ने जो गाउन पहना था उसमें से आवाज आई, मैं जादुई गाउन हूँ और ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है काजल। और आप लोग जिस लड़की को अमीर समझते हो, दरअसल वो एक गरीब माँ की घमंडी बेटी है, जिस माँ ने अपनी बेटी की हर फरमाइश पूरी करने के लिए दिन रात एक कर दिया, वही अपनी माँ को पहचानने से इनकार करती है और उसे गरीब फटीचर नौकरानी कहकर लोगों से मिलवाती है। लानत है ऐसी बेटी पर। फंक्शन पर मौजूद लोग जादुई गाउन की सारी बातें सुन काजल को भला बुरा कहने लगे। OMG, भला कोई अपनी माँ को नौकरानी कैसे कह सकता है? मुझे तो तुम्हें अपनी दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है। हाँ, आज के बाद मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। उन सभी की बातें सुन काजल को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। जादुई गाउन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने माँ का बहुत दिल दुखाया है, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो जाकर अपनी माँ से माफी मांगो। जादुई गाउन, क्या तुम मुझे मेरी माँ के पास ले चल सकती हो? इतना कहते ही जादुई गाउन काजल को उसकी माँ और बहन के पास ले गई। जमुना अपनी बेटी काजल की ऐसी हालत देख इससे पहले कुछ कह पाती, तभी काजल रोते हुए बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको कितनी तकलीफ दी। आपने मेरे लिए भूखे प्यासे रहकर दिन रात मेहनत की। मेरी जैसी बेटी भगवान किसी को ना दे। आपने मेरे लिए कितनी परेशानियाँ उठाई है और मैंने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। काजल बिटिया, रोना बंद कर। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तभी जादुई गाउन में से आवाज आई, जमुना, मैं एक जादुई गाउन हूँ। ये सब मैंने किया है ताकि तुम्हारी बेटी को उसकी गलती का एहसास दिला सकूं। जादुई गाउन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरी विनती है, कृपया कर मेरी बेटी को तुम पहले जैसा कर दो। जमुना की विनती करने पर जादुई गाउन ने काजल को उसका पहले वाला रंग रूप वापस लौटा दिया। उस दिन से जमुना की जिंदगी जादुई गाउन की मदद से पूरी तरह बदल गई। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जादुई गाउन जो उनके पास था, अब जमुना जादुई गाउन के जादू से अपनी दोनों बेटियों के संग हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। गरीब बच्चों का 15 अगस्त। ये कहानी लखनऊ नाम के एक छोटे से शहर की है, जहाँ पर सुमित और अंजलि नाम के 2 अनाथ भाई बहन रहते थे। सुमित और अंजलि दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अंजलि बड़ी थी और सुमित छोटा था। 2 साल पहले उनके माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था। तब से दोनों भाई बहन अनाथ हो गए। अनाथ बच्चों से उनका घर बार सब छीन लिया गया। उसके बाद से दोनों बच्चे सड़क पर ही रहकर अपना गुजारा करने लगे। पूरे दिन दोनों बच्चे लोगों से भीख मांगने का काम करते थे। भीख मांगकर जो पैसे इकट्ठा होते थे, उन पैसों से ही दोनों बच्चों का पेट भर रहा था। अंकल, कुछ पैसे दे दीजिए, ज्यादा नहीं, बस 2 रुपए ही दे दीजिए, नहीं तो मैं और मेरा भाई आज शाम को खाना नहीं खा पाएंगे। हाँ अंकल, दे दीजिए ना। दोनों बच्चों को देखकर वो आदमी अपने जेब से 5 रुपए का सिक्का निकालता है और उनके कटोरी में डाल देता है। चलो चलो, मिल गए ना पैसे, अब जाओ यहाँ से, मेरे सामने खड़े मत रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। इस तरह कड़ी धूप में सड़कों पर घूम घूम कर दोनों भाई बहन भीख मांग रहे थे। शाम तक उनके पास काफी चिल्लर पैसे इकट्ठा हो गए थे। दीदी, आज तो हमें बहुत सारे पैसे मिल गए, एक बार इन्हें गिनना। अभी गिनती हूँ सुमित, रुक। ऐसा कहकर अंजलि पैसे गिनने लग गई। वो पैसे पूरे 50 रुपए थे। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं कि आज उनको 50 रुपए मिल गए। उन पैसों को लेकर दोनों भाई बहन खुशी खुशी खाना खरीदने के लिए जाने लगे, लेकिन तभी एक बाइक वाला आया और उसने अंजलि को टक्कर मार दी। अंजलि के हाथ से सारे पैसे छूटकर नाली में गिर गए और उसको काफी जगह खरोच भी आ गई। दीदी, आप ठीक तो हो ना? आपको ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं भाई, ज्यादा तो नहीं लगी, लेकिन हमारे सारे पैसे नाली में गिर गए। बड़े दिनों बाद आज हमें 50 रुपए मिले थे।
और मेरी वजह से तुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। ऐसे मत बोलो दीदी, आपको कुछ नहीं हुआ, ये ज्यादा अच्छी बात है। क्या हुआ अगर सारे पैसे नाली में गिर गए तो? क्या एक दिन हम भूखे नहीं रह सकते? और गलती आपकी नहीं है, गलती तो उस बाइक वाले की है जो आपको टक्कर मारकर चला गया और रुका भी नहीं। कोई बात नहीं, चल आज हम दोनों भूखे ही सो जाते हैं। दोनों भाई बहन को आज भूखे ही सोना पड़ता है। भूख के कारण रात भर दोनों में से किसी को नींद नहीं आती, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें बिल्कुल भूख नहीं लगी, पर असल में ऐसा नहीं था। अगली सुबह उठकर दोनों ने फिर से भीख मांगना शुरू किया। इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन जब दोनों भाई बहन सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि बच्चे सड़क पर पतंग उड़ा रहे हैं और हर जगह चहल पहल हो रही है। उन दोनों को पता चलता है कि आज तो 15 अगस्त है। हर साल की तरह आज भी सुमित का मन उदास हो जाता है। वो भी दूसरे बच्चों की तरह पतंग उड़ाना चाहता था, लेकिन उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो पतंग खरीद सके। इसलिए वो दोनों रोज की तरह सड़क पर भीख मांगने चले जाते हैं। तभी सुमित को सड़क पर गिरी हुई एक पतंग दिखाई देती है जो थोड़ी सी फटी हुई थी। सुमित भाग कर जाता है और पतंग को उठा लेता है। देखो दीदी, मुझे पतंग मिली। फटी हुई पतंग पाकर सुमित को इतना खुश देख वहाँ मौजूद बच्चे हंसने लगते हैं। एक बच्चे ने कहा, फटी हुई पतंग पाकर कितना खुश हो रहा है ये गरीब लड़का। ओए गरीब लड़के, देख मेरे पास कितनी बड़ी पतंग है। अरे इनके तो माँ बाप भी नहीं है, फिर ये कैसे पतंग खरीद पाएंगे? ऐसे लोग 15 अगस्त नहीं मना पाते। वो सारे बच्चे सुमित पर हंसने लगते हैं। इस कारण सुमित रोने लगता है। अंजलि अपने भाई को चुप कराने लगती है और कहती है, चुप हो जा भाई, अगर ये पतंग फटी हुई है तो क्या हुआ? आज भीख मांगकर जो भी पैसे इकट्ठा होंगे मैं उनसे तेरे लिए एक बहुत सुंदर पतंग खरीद दूंगी। सच में दीदी, क्या आज आप मुझे पतंग दिलवाओगी? आपको पता है मैं किसी भी 15 अगस्त पर पतंग नहीं उड़ा पाता हूँ। तो चिंता मत कर मेरे भाई, इस बार तो जरूर पतंग उड़ाएगा। ऐसा कहकर अंजलि लोगों से भीख मांगने लगती है। वो कई गाड़ी वालों के पास जाती है, लेकिन आज उसे कोई भी भीख नहीं देता। वो बहुत दुखी होती है। बहुत मांगने पर उसे 2 रुपए मिलते हैं। 2 रुपए लेकर अपने भाई के साथ अंजलि एक पतंग की दुकान पर जाती है और कहती है, अंकल एक पतंग और थोड़ी सी डोर दे दो, मेरे पास बस 2 रुपए हैं। चल हट यहाँ से, 2 रुपए में कुछ नहीं आता। मेरे बाकी के ग्राहकों का रास्ता मत रोक। अंजलि उदास होकर वहीं दुकान के बगल में अपने भाई के साथ खड़ी हो जाती है। तभी वो दोनों भाई बहन देखते हैं कि एक आदमी दुकान पर आया और बोला, भैया 50 पतंग पैक कर देना और 3 मांझे की चरखी, और पैसे बता दो कितने हुए। भाई साहब 1300 रुपए हो गए। वो आदमी दुकान वाले को पैसे देकर अपना सामान लेकर अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा होता है कि तभी उसका पर्स जमीन पर गिर जाता है और वो बिना देखे वहाँ से चला जाता है। सुमित और अंजलि ये सब देख रहे थे। वो दोनों भाग कर जाते हैं और उस आदमी का पर्स उठा लेते हैं। दीदी, इस बटुए में तो बहुत सारे पैसे हैं। सुमित ये बटुआ बंद कर दे, ऐसे किसी का बटुआ नहीं खोलते हैं, गंदी बात होती है। एक काम करते हैं, इस बटुए को लेकर हम दोनों यहीं बैठ जाते हैं। क्या पता वो अंकल दोबारा अपना बटुआ ढूंढने आए तो हम उन्हें वापस लौटा देंगे। अंजलि सुमित के साथ वहीं सड़क किनारे बैठ जाती है। लोग आ रहे थे, पतंग खरीद रहे थे। सुमित उन्हें लगातार देख रहा था, लेकिन उन दोनों अनाथ भाई बहन की तरफ किसी की नजर नहीं गई। वो बेचारे भूखे प्यासे उस व्यक्ति का इंतजार करते रहे। काफी देर बाद वो व्यक्ति वहां आया। उसने दुकानदार से अपने बटुए के बारे में पूछा तो दुकानदार ने मना कर दिया। तभी अंजलि और सुमित उस व्यक्ति के पास गए। अंकल आपका बटुआ ये रहा, आप जब गाड़ी में बैठ रहे थे तब ये गिर गया था, हमने देखा और उठा लिया और हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। उस व्यक्ति ने अपना बटुआ देखा, उसमें पैसे वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। कुछ देर तक वो व्यक्ति उन बच्चों को देखता रहा। बच्चों की ईमानदारी देखकर वो हैरान था। बच्चे उसका पर्स लेकर भाग भी सकते थे, लेकिन वो वहीं बैठे रहे जब तक वो वहाँ वापस नहीं आया।
बच्चों, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम दोनों अपना नाम बताओ। कहाँ रहते हो तुम दोनों, और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? अंकल, मेरा नाम अंजलि है और ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम सुमित है। हमारे माता पिता नहीं है, हम दोनों अनाथ है। हमारे माता पिता 2 साल पहले ही मर गए थे। तब से हम दोनों सड़क किनारे रहते हैं। हमारा कोई घर नहीं है। हम दोनों भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। अंजलि की दर्द भरी बातें सुनकर वो आदमी भावुक हो जाता है और वो अंजलि और सुमित को गाड़ी में अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। चलो बच्चों, आज 15 अगस्त है। आज तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर में मेरी पत्नी और एक बेटी है। हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे और खूब मस्ती करेंगे, और मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना भी खिलाऊंगा। सच में अंकल, आप हमें खाना खिलाएंगे? आज हम पतंग भी उड़ाएंगे क्या? हाँ बच्चों, हम सब करेंगे। चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। वो व्यक्ति सुमित और अंजलि को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उस व्यक्ति की पत्नी दोनों बच्चों को खाना खिलाती है। अंजलि और सुमित दोनों पेट भर खाना खाते हैं। ना जाने वो दोनों कब से भूखे थे और उन्होंने ऐसा खाना ना जाने कब खाया था। मुकेश, ये बच्चे कितने मासूम बच्चे हैं। सचमुच इन्हें देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है इन पर। हाँ सुषमा, मासूम भी हैं और ईमानदार भी हैं। निशा बेटा, अंजलि और सुमित को टेरेस पर लेकर जाओ। मैं पतंग और चरखी लेकर आता हूँ, फिर हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे। ठीक है पापा। अंजलि, सुमित, चलो मेरे साथ टेरेस पर। सारे बच्चे छत पर चले जाते हैं। तब सुषमा मुकेश से कहती है, मुकेश, जिस अनाथ आश्रम में हम हर महीने जाकर दान करते हैं, क्यों न इन बच्चों का दाखिला भी उसी में करवा दे। इन दोनों बच्चों का भविष्य बन जाएगा। नहीं तो ऐसे सड़कों पर भीख मांगने से इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अनाथ आश्रम में रहेंगे तो वहाँ पढ़ लिख कर ये अपना भविष्य संवार सकेंगे, और कभी कभी हम इनसे मिलने भी चले जाया करेंगे, जैसे हम बाकी के बच्चों से मिलने जाते हैं। हाँ सुषमा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं कल ही अनाथ आश्रम वालों से बात करता हूँ। उसके बाद सब मिलकर पतंग उड़ाने लगते हैं। इस तरह दोनों बच्चों का 15 अगस्त बहुत अच्छा जाता है। अगले दिन सुषमा दोनों बच्चों को शॉपिंग पर लेकर जाती है और उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े और खाने का सामान दिलाती है। मुकेश अनाथ आश्रम वालों से बात करता है और दोनों बच्चों का दाखिला अनाथ आश्रम में करवा देता है। अनाथ आश्रम में अपने उम्र के बच्चों को देखकर अंजलि और सुमित बहुत खुश होते हैं। वहाँ उनके खेलने के लिए खिलौने, पढ़ने के लिए किताबें और खाने के लिए खाना था। उस दिन से दोनों बच्चे अनाथ आश्रम में अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत करने लगे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपना जीवन आम बच्चों की तरह व्यतीत करने लगे।